दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं आज का यूपी और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रतापगढ़ के अंदर भयंकर बवाल मचा हुआ। दरअसल ये पूरा मामला एक दलित लड़की को लेकर था। वहीं रामजी लाल सुमन ने अपने बयान को लेकर कौन सी बड़ी धमकी दे दी और करड़ी सेना को कौन सा चैलेंज दे दिया, इसके बारे में भी आपको हम इत्मीनान से बताएंगे। और साथ ही थाईलैंड में कैसे 90 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग लापता हो गए, क्या वजह थी, इसके बारे में हम आपको इत्मीनान से बताएंगे। और साथ ही कुणाल कामरा केस में कौन सी अपडेट है, क्या संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए किसी भी खबर को आप मिस मत कीजिएगा। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। खैर, बढ़ते पहली खबर की तरफ। और पहली ही खबर निकल के सामने आ रही प्रतापगढ़ के दुर्गागंज से। दरअसल प्रतापगढ़ के दुर्गागंज में एक दलित लड़की के साथ जो कुछ हुआ, इसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। ये लड़की अपने घर से आराम से खा पी के एक हॉस्पिटल की तरफ जाती है। दरअसल इसी हॉस्पिटल में ये जॉब करती थी, लेकिन अचानक से घर वालों को फोन आता है कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है। घर वाले सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि हमारी लड़की तो ठीक ठाक हालत में गई थी। फौरन माँ बेचारी भाग के जाती है। फौरन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था उस माँ से कहता है कि तुम्हारी लड़की ने जहर खा लिया है, या फिर वो घर से जहर खा के आई थी। माँ समझाने लगती है कि मेरी बेटी के ऊपर ना कोई ऐसा प्रेशर था, ना ही कोई बात थी, वो जहर क्यों खाएगी। बहरहाल डॉक्टर्स उसको उस लड़की के घर पे पहुंचा देते। माँ पूछती क्या हुआ, तब पता चलता है कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। यानी एक लड़की अच्छी भली अपने घर से निकलती है, हॉस्पिटल में पहुंचती है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ये बात गांव वालों को पता चलती है, गांव वाले भड़क जाते हैं, फौरन पहुंच जाते हैं थाने FIR करने। लेकिन गांव वालों का आरोप है कि थाने ने FIR लिखने से साफ इनकार कर दिया, मामले को गोल गोल घुमाया। इसके बाद पूरा गांव, पूरा समाज सड़कों पे उस बच्ची की लाश को रख के प्रोटेस्ट करता है। जैसे ही प्रोटेस्ट करता है, फौरन पुलिस आती है और गाँव वालों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बदले में गांव वाले भी उग्र होते हैं, गांव वाले पत्थर फेंकते हैं और खबर निकल के सामने आ रही है कि CO का ही सर फूट गया। यानी एक लड़की अपने घर से बाहर आराम से निकलती, ना कोई टेंशन, ना कोई दिक्कत, अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। परिजनों को बॉडी घर लाके पहुंचा दी जाती है। थाने में लोग जाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, इसकी जांच हो। घर वालों की आशंका है कि रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, लेकिन कोई FIR नहीं हुई। गाँव वालों ने जब प्रोटेस्ट किया तो लाठीचार्ज हुआ। बदले में गांव वालों ने ईंट पत्थर चलाए, CO का सर फट गया। यानी मामले में इंसाफ कहां से मिल सकता था और मामला कहां पहुंच गया। आज पुलिस और गांव वाले एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हालांकि इसमें जो समाजवादी विधायक डॉक्टर RK वर्मा है, मौके पे पहुंचते और पुलिस वालों को अल्टीमेटम देते हुए कहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये धरना बहुत आगे तक जाएगा। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप कितने भयानक झटके देखने को मिले हैं कि अभी तक जो रिपोर्ट है कि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी ध्वस्त हो गई है, 150 से ज़्यादा लोग लापता है और 90 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल ये खबर तब निकल के सामने आई जब ज़्यादातर लोग गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए म्यांमार और थाईलैंड जाने वाले थे। लेकिन अचानक से वहाँ पे भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, 90 से ज़्यादा लोग मारे गए। और कयास ये लगाया जा रहा है कि भारत के लिए भी एक अलर्ट है, क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड के बाद ये झटके भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कोई खास इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन सर्कमटेंशियल चीज़ें ये कहती है कि भारत में भी अब झटके देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से आप अपडेटेड रहिएगा, महफूज रहिएगा। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक विधायक और एक चाय के लिए ऐसा मामला फंसा कि एक ADPO को सस्पेंड होना पड़ा, DON को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा और BDO साहिबा पूरे मामले को छुड़ाती रह गई। लेकिन मामला सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, 8 साल उसने कंप्लीट कर ली। योगी बाबा ने अपने शासन सत्ता को 8 साल सकुशल चला लिया है और इसी को लेकर जगह जगह पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। सेम इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो सदर विधायक हैं, इनका नाम विजयपाल अदिति है। विजयपाल अदिति एक जगह जाते हैं, वहाँ पे स्पीच देते हैं। मौके पे BDO साहिबा मौजूद रहती हैं, बुके दे के स्वागत करती हैं। पूरा समारोह होने के बाद BDO साहिबा कहती हैं कि काम कीजिए विधायक जी, आप चाय पी लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। जो विजयपाल थे वो अपने तमाम मीडिया पत्रकार भाइयों से कहते हैं कि आप लोग भी पी लीजिए। 10 मिनट रुकते हैं, पता चलता है चाय आई नहीं।
इसके बाद फिर वीडियो साहिबा से पूछा जाता है कि भाई विधायक जी को लेट हो रहा है, आप चाय दे दीजिए, अगर चाय की व्यवस्था ना हो तो बताइए, हम लोग चले जाएं। जैसे ये बात विधायक साहिबा को पता चलती है, विधायक साहिबा फौरन जिसको जिम्मेदारी दी थी यानी एडीओ को, उनसे पूछती है कि चाय कहाँ है। इसके बाद विधायक के मुंह पे ही एडीओ बड़े साफ और स्पष्ट अंदाज में कहते हैं कि अभी तो 10 मिनट पहले चाय पिलाई थी, इतनी चाय हम नहीं पिला पाएंगे। अब ये बात जब वीडियो साहब सुनते हैं, सुनने के बाद वो भी थोड़ी सी नाराज हो जाती है। डीएम साहब तक बात पहुंच जाती है। जैसे डीएम साहब तक बात पहुंचती है, फौरन एडीओ साहब फिर कह देते हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी होते फिर भी इनको इतनी चाय ना पिलाते, इनकी क्या हैसियत। ये तमाम जली कटी बातें उन्होंने बोली। इसके बाद पूरा मामला इस कदर तूल पकड़ता है कि डीएम साहिबा डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं, मामला और हाईलाइटेड होता है। उसके बाद फिर डायरेक्शन दिया जाता है कि एडीओ को सस्पेंड किया जाए, इनका ट्रांसफर किया जाए। यानी हापुड़ में एक चाय को लेके एक एडीओ सस्पेंड हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। गलती किसकी है, चूंकि दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। विधायक का कहना है कि भाई मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती इसने बदतमीजी की, शायद ये मेरा विरोधी था। वहीं एडीओ का कहना है कि भाई अभी 10 मिनट पहले चाय पिलाई, फिर बार बार चाय हम कहाँ से लाके पिलाए, हम एक एडीओ हैं, हमारी एक रेपुटेशन है, हम चाय व्यवस्था नहीं देख सकते। हमें लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछें कि इसमें गलती किसकी हो सकती है। अपने विवेक से आप जरूर बताइएगा। तब तक हम बढ़ाते हैं दूसरी खबर की तरफ। कुणाल कामरा वाले केस में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। दरअसल अग्रिम जमानत एक ऐसी जमानत होती है, अगर किसी इंसान को लग जाए कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है तो हाईकोर्ट जाके अग्रिम जमानत की अर्जी डाल सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि यार इसको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है तो अग्रिम जमानत वो दे सकता है। इसका मतलब ये है कि पुलिस आपके दरवाजे पे अगर आती है, आने के बाद अब उसको अग्रिम जमानत का वो कागज दिखाते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी फौरन उसको बेल देना होगा। बिना गिरफ्तार किए आपकी बेल की गारंटी हो जाती है। कुणाल कामरा को भी डर था कि कहीं मुंबई पुलिस आए, जो कि शासन प्रशासन मुंबई का जो है इनके खिलाफ है, और आने के बाद इनको मद्रास से गिरफ्तार कर ले। ऐसे हाल में फिर इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का सहारा लिया, अग्रिम बेल की अर्जी डाली है, और अगर इनको अग्रिम बेल मिल जाती है तो फिर मुंबई पुलिस या फिर जो महाराष्ट्र पुलिस है इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी जो सिंधे सरकार या फिर सिंधे के जुड़े हुए लोग हैं इनको महाराष्ट्र लाने में असफल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यानी कुणाल कामरा ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो हमारी जान को खतरा है, क्योंकि हमको धमकी मिली है, पुलिस हमको लेके जाए, रास्ते में हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए या फिर कोर्ट रूम में हमारे साथ कुछ हो जाए, सुरक्षा का मामला है, इसलिए हमें जो अग्रिम जमानत है वो दे दी जाए। इधर इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि इमरान प्रतापगढ़ी को भी बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। दरअसल एक मामला था, इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर एक वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था, कुछ तंज कसा था। इसको लेके ये कहा गया कि इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा। मामला हाईलाइटेड हुआ, कार्रवाई की बात हुई। इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ मैंने बोला ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है, उसके बाद एक कमेंट पास करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद हमको लगता है यार कि ये चीज़ें सही नहीं है, लेकिन एज ए जज हमारा फर्ज बनता है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का हम सकुशल पालन पूरे देश में होने दें। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी, इन दोनों कानूनों का हम पालन होने दें। किसी भी सूरत हाल में किसी के भी ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब इस मामले को लोग कुणाल कामरा के भी केस से देख रहे हैं कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिल सकती है, जमानत मिल सकती है, या फिर पूरी तरह बाइज्जत भरी कर दिया जाता है तो कुणाल कामरा को भी बाइज्जत भरी किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट रूम में जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो अक्सर रेफरेंस की वजह से होती हैं। अगर किसी सेम केस में किसी को जमानत मिली है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी सेम केस में दूसरे को भी मिल जाए। उस केस का उदाहरण लोअर कोर्ट के सामने रख के कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो आपको भी ऐसा देना पड़ेगा। खैर, अब इसमें क्या होता है एक चर्चा का विषय होगा, क्योंकि शासन और सत्ता व्यवस्था भी एक बड़ा रोल अदा करती है जुडिशरी के अंदर। बात कड़वी है मगर सच है। तब तक बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। करणी सेना से भयानक लड़ाई लड़ने के बाद रामजी लालजी सुमन ने फिर से धमकी भरे अंदाज में कहा कि मैं राणा सांगया के ऊपर दिए गए विवादित बयान पे कोई भी माफी नहीं मांगूंगा। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले बाकायदा कैमरे के सामने ऑन द रिकॉर्ड विधानसभा में इन्होंने बोला था कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था और बाबर को बुलाने की वजह से राणा सांगा गद्दार और बाकी लोग गद्दारों की औलाद हैं।
अब इसको लेके करणी सेना और बाकी राजपूत समाज समेत कई हिंदूवादी नेता भड़क गए थे। भड़कने के बाद फिर आगरा में इनके घर के सामने प्रोटेस्ट होता है, करणी सेना जाती है, हाथापाई होता है, लाठीचार्ज होता है, पत्थरबाजी होती है और करणी सेना ने धमकी दी है कि हम इनको सबक सिखाएंगे। सत्ता पक्ष का भी कहना है कि जिस हिसाब से इन्होंने बयान दिया इनको माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन रामजी लाल सुमन ने जो लाइन बोली ये लाइन किसी धमकी से कम नहीं है। रामजी लाल सुमन ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा अपने शासन व्यवस्था से यानी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा की सरकार से कि ऐसा है, अगर आपसे मैनेज नहीं होता, आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं देख सकते, हमें आप खुली छूट दे दीजिए, इनसे हम निपट लेंगे। यानी रामजी लाल सुमन ने भी वही भाषा बोली। 2 दिन पहले तक लोग कह रहे थे कि दलित है इस वजह से अटैक हुआ, दलित है इस वजह से अटैक हुआ, दबा कुचला है, लेकिन रामजी लाल जी सुमन ने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि भाई मैं दबा कुचला नहीं हूं, मैं भी धमकी देता हूं, मैं भी बदला ले सकता हूं, मैं भी सबका सब कुछ बिगाड़ सकता हूं। तो बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है सामने कि अगर आप सबका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं तो फिर दलित काट क्यों? अपने आप को बेचारा, अपने आप को मासूम क्यों दिखाना आपको? क्योंकि आपने भी धमकी दी, सरकार से सहायता नहीं मांगी, बल्कि एक अल्टीमेटम सौंप दिया कि आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम निपट लेंगे। अब निपट लेंगे तो कैसे निपट लेंगे ये तरीका सबको पता है भाई। क्योंकि एक आदमी ने गलत किया, एक पार्टी ने गलत किया, करणी सेना जाती है घर के सामने तोड़फोड़ करती है, ये चीज़ें गलत है, तो आप इनसे निपट लेंगे तो भाई इन्हीं की भाषा में आप जवाब देंगे। तो फिर यहाँ पे दलित कार्ड का कोई सेंस तो नहीं बना। लेकिन अब समाज है, सोसाइटी है और राजनीति में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। खैर, एक खबर निकल के सामने आई उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेके। जो छात्र इस बार पुलिस भर्ती में वंचित रह गए यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि यूपीपी में फिर से 30,000 भर्तियां निकलने वाली हैं। कार्रवाई बहुत जोरों शोरों से है, जल्द ही एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा शासन व्यवस्था का कहना है। यानी जो लोग इस बार रह गए थे उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो फिर से आगे आएं, फिर से एग्जाम दें और अपने नौकरी को, अपने कैरियर को सुरक्षित बनाएं। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी खबरें एक वीडियो के अंदर तमाम देश की सबसे बड़ी खबरें आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश समेत तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।